कमरे में हल्की सी चमक फैली हुई थी। लिली और गेंदे की महक चारों तरफ घूम रही थी। बिखरे हुए पुष्प और टिमटिमाती मोमबत्तियां वातावरण को प्रेमपूर्ण बना रही थीं। लेकिन प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह सब उसके लिए विष का काम कर रहा हो। उसका मन किसी अशुभ घटना की चिंता से तेजी से कांप रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। आने वाले सुंदर प्रेम भरे क्षणों के लिए उसके हृदय में कोई उत्साह नहीं था, बल्कि एक भय की प्रबल तरंग उमड़ रही थी। उसने अब तक जितना भी विक्रम सिंह के बारे में विचार किया था, उसका हृदय इसी सोच से थरथरा रहा था कि वह कमरे में प्रवेश करने के बाद उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करेगा। वह सिर नीचा किए सजी हुई हरी और नीली चुनरी वाली साड़ी में बैठी थी। अपनी हथेलियों की पसीने को पोंछते हुए वह मन ही मन ईश्वर से निवेदन कर रही थी कि किसी प्रकार यह रात्रि शांति से व्यतीत हो जाए। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह रात्रि उसके जीवन के लिए विनाश की रात्रि बनने वाली थी। उसका यह कोमल सा शरीर, जो किसी नाजुक सी कठपुतली जैसा प्रतीत होता था, आज विक्रम सिंह के समक्ष बुरी तरह कुचला जाने वाला था। दरवाजे के खुलने की ध्वनि सुनाई दी। वह सिहर उठी। श्वासें तेज हो गईं। फर्श पर बाहर से आने वाली पदचाप की गूंज सुनाई देने लगी और अगले ही क्षण विक्रम सिंह कमरे में प्रवेश कर चुका था। काले रंग की शर्ट को कोहनी तक मोड़ी हुई आस्तीनें, चौड़े कंधे, ऊंचा कद, गंभीर मुद्रा। यदि वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था तो उसके कठोर भाव उसे किसी क्रूर सम्राट से कम भी नहीं बना रहे थे। उसकी पदचाप महसूस करके प्रिया का हृदय बुरी तरह कांपा था। उसने घूंघट के नीचे से नजर उठाकर विक्रम सिंह को देखा था और उसके चेहरे के भाव देखकर ही वह बुरी तरह भयभीत हो चुकी थी। जिस प्रकार से उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था, प्रिया समझ चुकी थी कि वह कितने क्रोध में है। विक्रम कुछ कदम चलकर प्रिया के निकट आया और उसके सामने खड़ा हो गया। बाहें बांधे कठोर दृष्टि से उसे घूरता रहा। प्रिया ने नजर उठाने का साहस नहीं किया। वह बहुत डरी हुई थी कि तभी उसके कानों में विक्रम सिंह की एक गंभीर और हृदय विदारक स्वर सुनाई दिया। यह रात्रि मेरे जीवन की सबसे अभागी रात्रि है, जिसे मेरी किस्मत में लिख दिया गया। विक्रम की आवाज में विष मिला हुआ था। तुमने तो कल्पनाएं की होंगी कि आज की रात्रि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक ऐसी दंड देने आया हूं जिसका पीड़ा तुम जीवन भर अनुभव करोगी। प्रिया का हृदय तेजी से स्पंदित होने लगा। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जीभ जैसे चिपक गई थी। जानती हो ना, तुम क्या हो? विक्रम ने और कटुता डाली। मेरी सौतेली मां की अनाथ भतीजी, जिसे वह जबरन मेरे जीवन में ठूंस गई। और जब मैं अपनी सौतेली मां से घृणा करता हूं तो उसकी भतीजी को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं? प्रिया ने कठिनाई से अपने कांपते हाथों को नियंत्रित किया। वह कुछ क्षणों के लिए मौन रहा, फिर आगे कहा, तुम सोच रही हो कि विवाह हो गया तो मैं इस संबंध को निभाऊंगा और तुम्हें हृदय से अपना लूंगा। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। तुम जैसी कमजोर और असहाय लड़की के लिए किसी चमत्कार की आशा रखना मूर्खता नहीं तो क्या है? उसकी हंसी और अधिक विषाक्त हो गई। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें एक पल भी सहन नहीं कर सकता। उसके शब्दों में उभरती घृणा और क्रोध को देखकर प्रिया का मन हुआ कि उठकर भाग जाए, लेकिन उसके पैर निर्जीव हो चुके थे। विक्रम सिंह आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुककर उसके निकट होकर फुसफुसाने लगा। याद रखना, विवाह हुआ है तो सुहाग की रात्रि तो अवश्य मनाऊंगा। अपनी आंतरिक भावनाओं को शांति दूंगा। आज की रात्रि तो मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाओगी, लेकिन कल मैं तुम्हें इसी स्थिति में पीड़ित छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी जबरन थोपी गई लड़की को सदा के लिए अपने जीवन का भाग बनाने का इरादा नहीं रखता। प्रिया की पलकों पर आंसू रुक गए। उसका शरीर कांप रहा था। और हां, विक्रम ने सीधा खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा, यह मत मानना कि मैं तुम्हारे साथ कोई कोमलता बरतूंगा। मैं वह सब करूंगा जो मेरे शरीर को राहत देगा और तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, एक अवांछित भार। प्रिया ने अनायास खुद को पीछे खींचा था, लेकिन विक्रम के व्यवहार बता रहे थे कि उसकी कोई भी प्रयास व्यर्थ जाएगा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिस्तर पर आ गया। उसकी दृष्टि झुकी हुई थी और प्रिया के चेहरे पर टिकी थी। हाथ आगे बढ़ाओ। उसकी भारी स्वर कमरे में गूंजी
और प्रिया का हृदय कांप कर रह गया। उसने सिर झुकाकर सिकुड़ने का प्रयास किया, लेकिन अगले ही क्षण विक्रम सिंह ने तेजी से उसका कोमल हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कठोर थी। मुझे छोड़ दीजिए कृपया। प्रिया की कांपती हुई स्वर मुश्किल से निकली, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छोड़ दूं? वह एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना पर मैं अपना अधिकार त्याग दूंगा। केवल एक रात्रि ही तो चाहिए, ठीक से प्रदान करो। वैसे भी पति को प्रसन्न करना तो पत्नी का प्रथम कर्तव्य होता है। वह व्यंग्यात्मक स्वर में बोला था। प्रिया ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन विक्रम क्रोध में आकर उसका घूंघट हटाकर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ते ही वह कुछ क्षण आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी मोह में बंध गई थीं। उसके सामने एक चंद्रमा सा मुख था। बड़ी बड़ी नम आंखें, गीली पलकें, हल्के से कांपते ओष्ठ और वह सुंदर मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी आभूषण के भी हृदय को मोहित करने की क्षमता रखता था। विक्रम ने इससे पूर्व भी कई सुंदर चेहरे देखे थे, शायद प्रिया से अधिक, लेकिन जो मासूमियत प्रिया के चेहरे पर थी वह मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। विक्रम का कठोर चेहरा कुछ क्षणों के लिए निर्जीव सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह पर जम गया हो। हृदय की स्पंदन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर जैसे कोई मोह टूटा हो। उसे याद आया तो बस इतना कि वह उसकी सौतेली मां की रिश्तेदार है, जिस महिला से वह सबसे अधिक घृणा करता है। उसने कठोरता से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहन मौन छा गया। विक्रम सिंह की परिवर्तित स्थिति को प्रिया ने भी अनुभव कर लिया था, और उसके हृदय में आशा की एक लौ जागी थी कि शायद आज उसकी मुक्ति हो जाए। बड़ी ही आशा के साथ प्रिया की कांपती हुई स्वर उभरी। मुझे क्षमा कर दीजिए कृपया। वह दबी हुई स्वर में बोली थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे दंड मत दीजिए। लेकिन विक्रम की आंखों में फिर वही अपार घृणा लौट आई। क्षमा। वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की क्षमा मांग रही हो? हां। प्रिया ने भय से पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन विक्रम ने तेजी से उसे पकड़कर अपनी पकड़ में ले लिया। यह मासूमियत का अभिनय मेरे सामने मत करो। उसकी स्वर किसी विष में डूबे छुरे जैसी थी। तुम्हारी सुनीता ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वह कीमत मैं आज ही वसूलूंगा। यह कहकर वह उसके निकट हुआ था। उसके प्रथम स्पर्श पर ही प्रिया की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए विक्रम ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया था, जहां उसके ओष्ठों से रक्त की बूंदें छलक रही थीं। यह मेरी घृणा की पहली चिह्न थी। अब आगे की घृणा सहने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने प्रकाश बंद कर दिया, जबकि प्रिया ने आंखें बंद करते हुए खुद को क्रूर व्यक्ति के हवाले कर दिया था। रात्रि के अंधकार में जब विक्रम के हाथों ने प्रिया की सुंदरता को अनुभव किया, तो एक पल के लिए उसका हृदय जोरों से स्पंदित हो उठा था। लेकिन वह अपने हृदय में प्रिया के लिए कोई भावना नहीं रखना चाहता था। उसने बाल्यावस्था से अब तक जितनी पीड़ाएं सही थीं, उन सब पीड़ाओं का प्रतिशोध वह प्रिया से लेना चाहता था। विक्रम का व्यवहार एक निर्दयी झल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी दया अनुभव नहीं हो रही थी। उसका हर स्पर्श प्रिया के लिए एक पीड़ादायक आघात जैसा था। वह पूरी शक्ति से खुद को उससे अलग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति के समक्ष असहाय थी। बस बस करो, मैं इससे अधिक नहीं सह सकती। लेकिन विक्रम सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी सौतेली मां की घृणा में इस कदर अंधा हो चुका था कि मानवता को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय केवल एक पशु, जिसके लिए केवल और केवल आज की रात्रि अपने अधिकार के लिए बनी थी, और वह अधिकार एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में पूरी तरह निर्दोष थी, जिसने कोई अपराध नहीं किया था। वह प्रिया थी जो कभी अपनी मां के समक्ष उफ तक नहीं करती थी। मां के निधन और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मामी के घर आ गई थी, और आज उसी सुनीता ने उसका विवाह अपने सौतेले पुत्र से करवा दिया था, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था, और उसने वही किया जिसका प्रिया ने अनुमान लगाया था।
पहली ही रात्रि उसने उसे तोड़कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वह घृणा की बलि चढ़ गई थी। कमरे में प्रातः की हल्की चमक उतर रही थी, लेकिन यह चमक किसी कोमलता या आशा की निशानी नहीं थी। यह चमक एक विनाश का घोषणा कर रही थी, एक ऐसी रात्रि के बाद जो किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। विक्रम सिंह दर्पण के समक्ष खड़ा अपनी काली शर्ट की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी सफेद पैंट बेदाग, बाल व्यवस्थित, चेहरा कठोर और भावशून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीजा और एक बैग था। वह हर प्रकार से प्रस्थान के लिए तैयार लग रहा था। उसने दृष्टि घुमाकर बिस्तर की ओर देखा, जहां प्रिया थकी हुई लेटी थी। उसका शरीर निर्बल हो चुका था। पूरी रात्रि उसने विक्रम सिंह की घृणा के उन्माद को सहा था। अपनी चादर को अपने चारों ओर लपेटे वह अपना सिर घुटनों में छिपाकर सुबकने लगी थी। आखिर मेरा अपराध क्या है? क्यों मुझे दंड दे रहे हो? कृपया इस प्रकार मुझे छोड़कर ना जाएं। इस संबंध को एक अवसर दें। हम साथ मिलकर अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। वचन देती हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, अपनी स्नेह से उन पीड़ाओं को कम कर दूंगी। मैं संबंधों के लिए लालायित लड़की हूं। पूरे मन से आपको अपना जीवन साथी माना है और पूरे मन से इस संबंध को निभाना चाहती हूं। उसने असहाय दृष्टि उठाकर विक्रम सिंह को देखा था। वह उसे रोक लेना चाहती थी, अपने संबंध की बंधनों को उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। लेकिन मैं इस संबंध को निभाने के सभी अवसर तुमसे छीन लेना चाहता हूं। सदा सदा के लिए तुमसे दूर जाकर उसने एक अंतिम दृष्टि उस पर डाली, फिर तेजी से बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जूतों की ध्वनि धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूर्ण मौन छा गया। प्रिया बैठी असहाय रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी असहायता की साक्षी थी और वे नोट उसकी अपमान का प्रमाण। बाहर कार का दरवाजा बंद होने की ध्वनि आई, फिर इंजन शुरू होने की गूंज और अगले ही क्षण विक्रम सिंह सिंगापुर के लिए प्रस्थान कर चुका था, अपनी नई जीवन की ओर, और प्रिया वहीं पीछे रह गई। उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी थी। प्रिया का जीवन पहले भी रंगहीन था और अब तो और अधिक रंगहीन हो गया था। दिन और रात्रि अपनी गति से व्यतीत हो रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 माह बाद कमरे में हल्की हल्की चमक फैली हुई थी, लेकिन अंदर बैठी प्रिया के लिए चमक बेमानी थी। वह खिड़की के निकट बैठी किसी निर्जीव मूर्ति जैसी लग रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुई, चेहरा फीका और शरीर जैसे किसी अज्ञात भार के नीचे दब चुका था। 2 माह व्यतीत हो चुके थे, लेकिन उसकी स्थिति वैसी ही थी, बल्कि शायद पहले से अधिक खराब। उसकी आंखों के समक्ष वह रात्रि किसी भयानक दृश्य जैसी जीवित हो जाती। वह दरवाजा खुलने की ध्वनि, वह क्रूर आंखें, वह विषाक्त शब्द और फिर वह जंगली क्षण जब उसकी सम्मान को चीर दिया गया था, जब वह पीड़ित रही, रोती रही, लेकिन विक्रम सिंह ने एक पल के लिए भी दया ना की और फिर उसे सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। उसका हृदय तेजी से स्पंदित होने लगा, श्वासें उखड़ने लगीं, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और फिर उसके सिर में तेज दर्द उठा। प्रिया ने पीड़ा से सिर झटका। नहीं, वह यह सब स्मरण नहीं करना चाहती, लेकिन वे क्षण किसी प्रेत की तरह उसके मस्तिष्क पर आक्रमण कर रहे थे। वही पीड़ा, वही अपमान, वही असहायता और वही विक्रम सिंह। नहीं नहीं, ईश्वर के लिए नहीं। वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी स्वर में इतनी पीड़ा थी कि दीवारें भी थर्रा गई होंगी। मत करो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वह चिल्लाती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सुबकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगीं। बैठक में बैठी सुनीता जी ने चाय का प्याला तेजी से मेज पर रखा और चिंतित होकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर प्रवेश की, उनके समक्ष जो दृश्य था उसने उनका हृदय विदीर्ण कर दिया था। प्रिया जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह किसी असहाय पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। सुनीता जी अनायास उसकी ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श करने का प्रयास किया,
प्रिया ने खुद को तेजी से पीछे कर लिया। नहीं, कृपया विक्रम, ईश्वर के लिए ऐसा मत करो, मत स्पर्श करो मुझे। सुनीता जी का हृदय किसी ने जकड़ लिया था। उनकी आंखें नम हो गईं। प्रिया, मेरी लाडली, मैं हूं तुम्हारी मामी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। लेकिन प्रिया की आंखें भय से फैली हुई थीं। मत पीटो, मुझे कृपया मत स्पर्श करो। उसने हाथ जोड़ लिए, जैसे कोई अपराधी दया की भिक्षा मांग रहा हो। सुनीता का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी छाती से लगा लिया। बस बस, मेरी लाडली, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, यहां मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी जान प्रिया के शरीर ने हल्की सी हलचल की, लेकिन फिर जैसे वह पूरी तरह शांत पड़ गई। उसके आंसू सुबकियों में बदल गए और फिर सुबकियां भी समाप्त हो गईं। उसका शरीर सुनीता जी की गोद में ढह गया और अगले ही क्षण वह अचेत हो गई। सुनीता जी ने चिंतित होकर उसका चेहरा ठपट पाया, लेकिन वह पूरी तरह निर्जीव पड़ी रही। हे ईश्वर, मेरी लाडली, उन्होंने तुरंत चिकित्सक को फोन किया। पहली ही घंटी पर कॉल प्राप्त हो गई। डॉक्टर, कृपया शीघ्र घर आ जाएं, मेरी लाडली की स्थिति ठीक नहीं है। उनकी स्वर में चिंता और असहायता का गहरा मिश्रण था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर श्वेता कमरे में उपस्थित थी। सफेद कोट पहने, चेहरे पर गंभीरता और व्यावसायिक व्यवहार लिए वह प्रिया का परीक्षण कर रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला, जैसे रक्त की एक बूंद भी न बची हो। सुनीता जी उसके सिरहाने बैठी थीं और आंसू रोकने का असफल प्रयास करती हुई डॉक्टर श्वेता ने गहन सांस ली। उनके चेहरे पर एक विचित्र सी उलझन थी। सुनीता जी, आपको इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। उनका स्वर कठोर था। मैं समझ रही हूं, लेकिन क्या हुआ है? ऐसी सुनीता जी की चिंता और बढ़ गई। डॉक्टर श्वेता ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ विचार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, यह इस समय गंभीर मानसिक और शारीरिक निर्बलता की शिकार हैं। इनके लिए इस स्थिति में रहना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इन्हें उचित समय पर भोजन चाहिए, विश्राम चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति चाहिए। लेकिन इतनी निर्बल क्यों है? और इस स्थिति से आपका क्या अभिप्राय है? ये किस स्थिति में है? मैं समझ नहीं पा रही। सुनीता जी का हृदय किसी अज्ञात भय से थर्रा उठा। डॉक्टर श्वेता कुछ क्षणों के लिए मौन रही, जैसे उचित शब्द खोज रही हो। फिर उन्होंने गहन सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि यह गर्भवती हैं सुनीता जी। कमरे में मौन छा गया। सुनीता जी का हृदय जैसे छाती में स्पंदित होना भूल गया। क्या उनके ओष्ठ कांपे? सत्य कह रही हैं आप डॉक्टर? श्वेता ने सिर हिलाया। जी, और इनकी स्थिति बहुत नाजुक है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो शिशु शायद बच न सके। डॉक्टर श्वेता की इस सूचना पर सुनीता जी को लगा जैसे भूमि उनके पैरों के नीचे से सरक गई हो। आपको हर हाल में इनकी देखभाल करनी होगी। भोजन पान का विशेष ध्यान रखें। उन पर कोई दबाव न डालें, अन्यथा इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। यह कहकर डॉक्टर श्वेता ने कुछ और आवश्यक निर्देश दिए। फिर प्रिया पर एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डालकर वहां से चली गईं। सुनीता जी ने कांपते हाथों से प्रिया के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहन लज्जा उतर आई थी। उनकी स्वर एक फुसफुसाहट जैसी थी। मेरी लाडली, तुम मेरे अपराधों की बलि चढ़ गई हो। उनकी आंखों के समक्ष उनका अपना भूतकाल घूम गया। वही विक्रम सिंह का बाल्यकाल, वही समय जब उन्होंने विक्रम के साथ अन्याय किया था, जब उन्होंने उस मासूम को केवल अपने क्रोध, अपनी घृणा और अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा दिया था। कोई ऐसी दंड, कोई ऐसी पीड़ा नहीं थी जो उन्होंने मासूम विक्रम को ना दी थी। एक मासूम बच्चे का जीवन नष्ट कर दिया था। उन्होंने उसे निराधार पीटा, उसे ताने दिए, उसका हृदय घायल किया, और आज मेरा अपना रक्त उसी अग्नि में जल रहा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों का प्रतिफल है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर प्रिया के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर भूल का प्रायश्चित कर रही हो। मैंने विक्रम के साथ जो किया, शायद उसी का प्रतिशोध वह तुम्हें इस विनाश के मार्ग पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क आए। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। सुनीता जी के लिए प्रिया को संभालना बहुत कठिन हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह मां बनने वाली है, वह बहुत सुबकी थी। उसे नहीं चाहिए था। यह शिशु उसकी घृणा की निशानी, जो घृणा विक्रम सिंह विवाह की पहली रात्रि उस पर डालकर चला गया था।
समय और तेजी से व्यतीत हुआ और अब 7 माह का समय बीत चुका था। अस्पताल का कमरा शांत था, लेकिन इस शांति में एक विचित्र सी उदासी घुली हुई थी। कोमल सफेद चमक पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी प्रिया गहन निद्रा में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे छाया थे और वह अत्यंत निर्बल लग रही थी, जैसे माहों की पीड़ा और थकावट ने उसके शरीर को निचोड़कर रख दिया हो। उसके पास एक छोटा सा शरीर सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ निश्चिंत सो रहा था। उसका मासूम सा मुख, गुलाबी ओष्ठ, बंद आंखें, उसका मासूम सा मुख जो बिल्कुल विक्रम की प्रतिलिपि था। विक्रम का रक्त, वही विक्रम जिसने उसे नष्ट कर दिया था और फिर पलटकर कभी समाचार तक न लिया था। सुनीता जी एक ओर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कई मिनट तक बस उस छोटे से शरीर को देखती रहीं। फिर उन्होंने दृष्टि उठाकर सिंह साहब की ओर देखा, जो ऊपर से मजबूत प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे हृदय की कहानी बयान कर रही थीं। सुनीता जी ने गहन सांस ली और धीमे से बोलीं, आप अपने पुत्र को फोन करें, बताएं उसे कि उसकी संतान हुई है। शायद वह आ जाए, शायद उसे अपनी भूल का बोध हो जाए। सिंह साहब ने एक कटु मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों में कोई आशा न हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्होंने थकी सांस ली और फोन को वापस जेब में रख दिया। वह मेरी बात नहीं सुनता। सुनीता उनकी स्वर में पराजय का अनुभव साफ दिख रहा था। वह मेरी कॉल प्राप्त तक नहीं करता। सुनीता जी ने असहाय दृष्टि से उन्हें देखा। क्या तुमने आज प्रयास किया? सिंह साहब ने सिर हिलाया। न जाने कितनी बार प्रयास कर चुका हूं, प्रिया की स्थिति बताने के लिए, उसके दर्द का अनुभव कराने के लिए, लेकिन वह एक बार भी पलटकर नहीं पूछा। सुनीता जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मन हुआ चीख चीख कर विक्रम को श्राप दें, उसे झकझोरें, लेकिन वह जानती थीं कि जिसके अंदर अनुभूति मर जाए उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो यह तुम्हारी परवरिश थी। उनका स्वर कटु हो गया था। एक पिता अपने पुत्र को कितनी बार फोन करें कि तुम्हारी पत्नी नष्ट हो रही है, तुम्हारा शिशु दुनिया में आने वाला है, और वह सुनने तक तैयार नहीं। सिंह साहब ने दुख से अपनी पत्नी को देखा। क्या मैंने कम पीड़ा सही है? मैं भी पिता हूं, लेकिन एक ऐसा पिता जिसका पुत्र उसे महत्व देना तो दूर सुनना भी स्वीकार नहीं करता। कमरे में फिर से मौन छा गया। बाहर रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था और अंदर 2 पराजित व्यक्ति एक दूसरे के समक्ष खड़े थे। प्रिया गहन निद्रा में थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसका मासूम सा शिशु जो अभी दुनिया में आया था, इस निश्चिंतता में सो रहा था कि जिसके नाम का वह वारिस था, वह शायद उसे अपनाने कभी न आए। 1.5 वर्ष बाद जैसे समय एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी सदा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे बगीचे में शाम की सुनहरी चमक मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की शीतलता थी और दूर कहीं पक्षी अपने नीड को लौट रहे थे। बगीचे के मध्य में प्रिया सफेद वस्त्रों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी असहायता नहीं थी। अब वह जीवन की ओर धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला शिशु बैठा हुआ था, जो अपनी अधकचरी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। वह कभी अपनी छोटी उंगलियां अपनी मां के चेहरे पर रख देता, तो कभी उसके वस्त्रों को मुट्ठी में पकड़कर खींचने लगता और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से प्रिया को देखता, जैसे कुछ बताना चाहता हो। आर्यन बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो ग्रहण कर लो, प्रिया ने कोमल स्वर में कहा और चम्मच उसके मुख के निकट ले गई। नहीं। आर्यन ने तुरंत गर्दन झटक ली, छोटे छोटे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने का प्रयास किया और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आर्यन प्रिया ने आश्चर्य से उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तो बिजली की गति से बगीचे में दौड़ पड़ा। छोटे कदम, छोटी छोटी हंसती हुई सी हंसी। प्रिया एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। आर्यन, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आर्यन हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और प्रिया उसके पीछे पीछे सुनीता जी, जो अंदर बैठी चाय ग्रहण कर रही थीं। जब बाहर से हंसी की ध्वनि सुनी तो उनके कदम अनियंत्रित होकर बगीचे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने प्रिया को अपने छोटे से पुत्र के पीछे दौड़ते देखा, उनके ओष्ठों पर एक मुस्कान तैर गई, एक शांति भरी मुस्कान। क्या चल रहा है? उन्होंने प्रिया को छेड़ने के स्वर में कहा। प्रिया हाँफती हुई रुक गई।
मामी जी देखिए, यह भोजन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस दौड़ने में कुशल हो गया है। सुनीता जी हंसते हुए आगे बढ़ीं और तेजी से आर्यन को गोद में उठा लिया। छोटे राजकुमार, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी मां के साथ? आर्यन ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वह सबकी प्राण है। अब देखना तुम्हें भोजन कैसे कराती हूं, सुनीता जी ने शरारत से कहा और प्रिया को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरन चम्मच आर्यन के मुख के निकट किया। पहले तो वह विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे और मुख दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन जैसे ही चम्मच उसके ओष्ठों तक पहुंचा, वह अनायास चम्मच को मुख में ले गया और आनंद से चबा गया। प्रिया ने मुस्कुराकर आर्यन के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। यह हमारा राजकुमार है। हाँ, निश्चित रूप से। सुनीता जी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। और तुम मेरी साहसी बेटी हो। इस 1.5 वर्ष के सफर में प्रिया ने कई कठिनाइयां देखी थीं। कई बार वह टूटकर बिखरी थी, कई बार वह रोई थी, कई बार वह इतनी व्याकुल हुई थी कि उन्हें संभालना कठिन हो गया था। वह आर्यन को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन फिर एक मां की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते शिशु को छाती से लगा ही लिया था, और फिर वह दिन था, और आज का दिन वह परिवर्तित हो गई थी। 3 वर्ष बाद हवाई अड्डे की ऊंची ऊंची इमारतों के कांच से छन कर आती चमक उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 वर्ष बाद वह इस भूमि पर कदम रख चुका था, जिसे वह सदा के लिए त्याग कर गया था। विक्रम सिंह, जो पहले ही अत्यंत आकर्षक था, अब और अधिक प्रभावशाली और मोहक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी उसे और अधिक गंभीर और परिपक्व बना रही थी। काले पैंट और शर्ट के ऊपर गहरे भूरे कोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वह व्याकुलता से स्क्रीन पर दृष्टि जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी ओर उसका व्यक्तिगत सहायक पसीने में सना खड़ा था। विक्रम सिंह के माथे पर हल्की रेखाएं थीं। धैर्य का बंधन वह पहले ही त्याग चुका था। यह आरक्षण रद्द किसने किया? उसने कठोर स्वर में पूछा। सहायक ने सूखे ओष्ठों पर जीभ फेरी और दृष्टि चुराते हुए बोला, सर, यह सिंह साहब ने? क्या? विक्रम के चेहरे की मांसपेशियां और कठोर हो गईं। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगीं। जी सर, उनके विशेष आदेश पर। सहायक हिचकिचाया। विक्रम ने क्रोध से मोबाइल बंद कर दिया। जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोली, लेकिन याद आया कि यहां उसकी व्यक्तिगत गाड़ी उपस्थित नहीं थी। 3 वर्षों में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, एक बार भी इस भूमि से जुड़ने का प्रयास नहीं किया था, जहां वह बड़ा हुआ, जहां उसका बाल्यकाल और परिवार था। वह कठोर मुद्रा में बाहर निकला। हवाई अड्डे के बाहर आते ही हल्की शीतलता ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके अंदर तो जैसे अग्नि लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को दृष्टि से जांचा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? सिंह हवेली। ड्राइवर ने आश्चर्य से एक पल को विक्रम को देखा, जैसे पहचानने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन फिर सिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। विक्रम गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से सट गया। सिंगापुर की व्यावसायिक जीवन ने उसकी व्यक्तित्व में और अधिक गंभीरता भर दी थी, लेकिन कहीं न कहीं हृदय के किसी कोने में अब भी एक रिक्तता उपस्थित थी, जिसे वह स्वयं भी अनुभव नहीं कर पाता था। गाड़ी के कांच से बाहर देखते हुए उसने फुसफुसाहट में खुद से कहा, शायद यहां आना मेरी भूल है, लेकिन भाग्य उसे यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए लेकर आया था, और वह इस सत्य से अनभिज्ञ था कि हवेली में न केवल उसका भूतकाल बल्कि उसका भविष्य भी उसका प्रतीक्षा कर रहा था। एक छोटा सा शरीर जो उसका रक्त था, जो उसकी घृणा और क्रूरता का मिश्रण था, और जिसकी हंसी में शायद वह कोमलता थी जो विक्रम बन चुका था। हवेली के भारी लोहे के द्वार पर कार के पहिए रुके तो पहरेदार ने तेजी से द्वार खोला, लेकिन अगले ही क्षण समक्ष खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 3 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति इस हवेली को सदा के लिए त्याग गया था, वह आज रात्रि के इस समय अचानक यूं लौट आया था जैसे किसी अधूरे स्वप्न का बिछड़ा पात्र वास्तविकता में वापस आ गया हो। विक्रम सिंह ने एक सरसरी दृष्टि पहरेदार पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका व्यक्तिगत सहायक मौन चल रहा था। अतिथि कक्ष में जाकर विश्राम करो, प्रातः भेंट होगी, उसने सपाट स्वर में अपने सहायक से कहा,
और स्वयं अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। उसे विश्वास था वहां हमेशा की भांति केवल एकाकीपन होगा। वह द्वार तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम चमक में एक कोमल सी महिला का शरीर नजर आया जो बिस्तर पर स्वप्नलोक में खोई थी। विक्रम की श्वास एक पल को रुक गई। प्रिया, उसका हृदय विचित्र ढंग से व्याकुल हुआ था। वह कठिनाई से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वह हल्का सा हिली। वह किसी पदचाप से जाग चुकी थी। प्रिया ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर जैसे ही उसकी नजर समक्ष खड़े व्यक्ति पर पड़ी, उसका पूरा शरीर एकदम कठोर हो गया। श्वासें अटक गईं, हृदय की स्पंदन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकें झपकाईं, लेकिन समक्ष खड़ा व्यक्ति वास्तव में विक्रम सिंह था, उसका जीवन साथी, जिसे वह 3 वर्ष पूर्व अपने हृदय से अपने जीवन से निकाल चुकी थी, और आज वह उसके समक्ष आकर खड़ा हो गया था। उस रात्रि की पीड़ा, अपमान उसे फिर से स्मरण होने लगे और वह भयभीत दृष्टि से विक्रम को देख रही थी, जबकि विक्रम की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन अचानक ही उसकी नजरें प्रिया के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम शरीर पर जाकर रुक गईं। वह 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन प्रिया भय से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में निवेदन था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन विक्रम का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। यह कौन है? उसका स्वर ठंडा था, लेकिन उसमें एक अज्ञात सी कंपन थी, जैसे वह स्वयं भी अपने प्रश्न से डर रहा हो। प्रिया की जीभ जैसे ताले में बंद हो गई थी। उसके ओष्ठ कांपे, लेकिन वह कुछ कह न सकी। विक्रम के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि प्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि इस समय उसकी स्थिति क्या हो रही है। कमरे में मृत्यु जैसा मौन था, लेकिन विक्रम के हृदय में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह अधीरता से आगे बढ़ा। उसकी नजरें बार बार प्रिया से उस छोटे शरीर तक जा रही थीं। कौन है यह? उसकी स्वर धीमी लेकिन विष में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वाला धधक रही हो। प्रिया की श्वासें अटक गईं। उसने विक्रम की आंखों में जलते अंगारे देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। मैंने पूछा, यह कौन है? इस बार उसका स्वर अधिक कठोर और प्रश्न का भार और गहरा। प्रिया की नजरें भूमि पर थीं। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। विक्रम का धैर्य समाप्त हो गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झटक कर खड़ा कर दिया। प्रिया, यह शिशु कौन है? उसका स्वर क्रोध से भरा था। प्रिया ने सहम कर आंखें बंद कर लीं। आंसू गालों पर लुढ़क आए। प्रिया विक्रम की पकड़ और अधिक कस गई थी। आर्यन, आपका पुत्र, वह हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या विक्रम का हृदय एक पल के लिए रुक सा गया था? मेरा पुत्र, उसकी स्वर कांप रही थी, लेकिन इन शब्दों ने जैसे कमरे में विस्फोट कर दिया। विक्रम की पकड़ ढीली पड़ गई। वह पलकें झपकाता तक भूल गया। विक्रम के शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने अविश्वास से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही शरीर की सच्चाई से भागना चाहता हो, लेकिन वास्तविकता उसे जकड़ चुकी थी। यह मेरा पुत्र है। उसकी स्वर में अब एक फुसफुसाहट थी। प्रिया ने गीली आंखें उठाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और विक्रम का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह उसकी छोटी छोटी बंद मुट्ठियां। आर्यन, वह धीमे से बड़बड़ाया, जैसे सत्य को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा हो। उसके शरीर का भाग, उसका रक्त, उसकी वंशावली। 3 वर्ष पूर्व जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके समक्ष था। एक छोटी सी जान की रूप में वह श्वास लेना तक भूल गया। अपने हृदय में उड़ते तूफान को समझ नहीं पा रहा था, और प्रिया तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी। रोती आंखों से उस व्यक्ति को देख रही थी जिसने वर्षों पूर्व उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन आज उसकी दुनिया उसके समक्ष सांस ले रही थी। समय जैसे रुक गया था। उसका हृदय विचित्र तीव्रता से स्पंदित हो रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। नजरें अपने पुत्र पर टिकी रहीं। वह छोटा सा शरीर, जो उसके शरीर का भाग। वह एक झटके से बिस्तर के निकट पहुंचा और झुककर अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस छोटी सी जान को उसने अपनी छाती से लगाया, एक अनोखा सा अनुभव उसके अंदर समा गया। वह जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली मां के अत्याचार मौन से सहे थे, वह विक्रम सिंह आज अपनी संतान को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा पुत्र, मेरा आर्यन। वह धीमे से बड़बड़ाया, जैसे खुद को विश्वास दिला रहा हो कि यह वास्तविकता है, कोई स्वप्न नहीं। प्रिया आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि विक्रम जो 3 वर्ष पूर्व उसे इस स्थिति में छोड़कर चला गया था, वह इस प्रकार लौटेगा। वह तो समझी थी यदि वह कभी वापस आया तो शायद इस शिशु को अपनाने से भी अस्वीकार कर दे, लेकिन यहां तो सब विपरीत हो गया था। अपनी जिद, अपनी रूखापन सब भूल चुका था। अपने शिशु को बाहों में और जोर से कस लिया। छोटा सा आर्यन जाग चुका था। विक्रम की मजबूत बाहों में आते ही वह ऊंची स्वर में रोने लगा। उसकी छोटी मुट्ठियां हवा में अव्यवस्थित हिल रही थीं। उसकी आंखों में व्याकुलता थी। शायद वह इस अपरिचित व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे पुत्र, मैं हूं तुम्हारा पिता, विक्रम ने कांपती स्वर में कहा और शिशु के बालों में हल्के से हाथ फिराने लगा। प्रिया के आंसू उसके गालों पर सरकने लगे। वह अविश्वास से यह सब कुछ देख रही थी। हृदय में विचित्र सी हलचल थी। 3 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति बेखबर था, वह आज अपनी संतान के लिए इतना कोमल कैसे हो सकता था। विक्रम ने धीरे से शिशु को झुलाया, लेकिन वह निरंतर रोता जा रहा था। शायद उसके लिए यह स्पर्श था, यह सुगंध, यह बाहें, यह अनुभव, यह सब कुछ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा पुत्र, विक्रम की स्वर कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। विक्रम ने धीरे धीरे उसे प्रिया की गोद में सौंप दिया, जैसे वह कोई कोमल वस्तु हो। प्रिया ने तुरंत आर्यन को थामा, उसके छोटे से शरीर को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही क्षण उसके माथे को चूमा। विक्रम ने गहन सांस लेकर यह दृश्य देखा जैसे वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू मौन से गालों पर बह रहे थे। हृदय जैसे किसी अनदेखे भार के नीचे दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ समाप्त हो चुका हो। आर्यन प्रिया के स्पर्श और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें निद्रा के प्रभाव से धीरे धीरे बंद होने लगीं। छोटे ओष्ठ हल्के से खुले, श्वासें धीमी पड़ने लगीं। वह एक बार फिर निद्रा की घाटियों में चला गया। मां की बाहों की सुरक्षा में विक्रम ने गहन सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक विचित्र सी व्याकुलता जाग उठी। उसने एक झटके से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अज्ञात सी चिंता थी। क्यों नहीं सूचित किया मुझे? विक्रम की स्वर धीमी थी, लेकिन उसमें सुलगती हुई ज्वाला थी। क्यों नहीं सूचित किया कि तुम मां बनने वाली हो? क्यों नहीं सूचित किया कि मेरी संतान इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतनी बड़ी भी हो गई है? जबकि प्रिया को क्रोध आया था, वह तो सब कुछ त्याग कर चला गया था, हर संबंध नाता तोड़कर। फिर आज किस अधिकार से पूछ रहा था कि उसके शिशु की सूचना उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ प्रिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं सूचित किया क्योंकि आप इस बात का अधिकार नहीं रखते थे। उसने क्रोध में उसकी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया था। शायद मां बनकर वह कुछ अधिक साहसी बन चुकी थी, वरना विक्रम के समक्ष खड़े होने का साहस भी उसमें नहीं था। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि विक्रम ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वह अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विक्रम की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं संबंध तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा संबंध था और यह शिशु मेरा रक्त था। यदि रक्त था तो कभी आपने मुड़कर यहां की स्थिति की खबर क्यों नहीं ली? मामी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए थे, लेकिन आपने कभी फोन नहीं उठाया, कभी संदेश का उत्तर नहीं दिया। विक्रम ने आश्चर्य से उसे देखा। असत्य मत बोलो प्रिया। उसके स्वर में एक बार फिर वही ठंडक उतर आई जो 3 वर्ष पूर्व उसकी पहचान थी। प्रिया का हृदय एक पल के लिए रुक सा गया। वह वही विक्रम था जो 3 वर्ष पूर्व उसे कुचल कर गया था। वही कठोर, वही निर्दयी, वही असीम। मैं असत्य नहीं बोल रही। प्रिया की स्वर कांप रही थी। हमने सूचित करने का प्रयास किया था, लेकिन आपने हमें अवसर ही नहीं दिया। आपने स्वयं सब कुछ अनदेखा किया और अब आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। विक्रम का हृदय एक पल के लिए डगमगाया। क्या वास्तव में उसने स्वयं सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वास्तव में वह इतना अंधा हो गया था कि उसे अनुभव ही न हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और यदि मैं स्वयं न आता तो क्या तुम सारा जीवन मुझे मेरे पुत्र के बारे में न सूचित करती? वह कटुता से बोला। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी बाहों में सोते हुए आर्यन को देखा। उसका हृदय मचल उठा। यदि आप वास्तव में हमें जानने की इच्छा रखते तो स्वयं लौट कर आते। विक्रम, मैंने किसी के पथ में बाधा नहीं डाली थी। बाधा तो आपने खड़ी की थी। वह जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह विक्रम का सामना कर सके, लेकिन शायद परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अब वह थक चुकी थी।
इसलिए वह बोल पड़ी। विक्रम गहन सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था, लेकिन वे क्षण शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहन दृष्टि अपने पुत्र पर डाली और फिर कुछ विचार कर कमरे से निकलता चला गया। सिंह हवेली की प्रातः हमेशा की भांति शांत थी। भोजन कक्ष की मेज पर सुनीता जी और सिंह साहब मौन से नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। उनके चेहरों पर व्यतीत समय की थकान और गहरी रेखाएं थीं। अचानक द्वार की ओर से पदचाप हुई। दोनों ने दृष्टि उठाई और जैसे ही समक्ष का दृश्य देखा, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्रम सिंह सफेद कुर्ता पायजामा पहने अत्यंत प्रभावशाली मुद्रा में अंदर आ रहा था और चुपचाप जाकर भोजन कक्ष की मेज पर बैठ गया और अपनी थाली में नाश्ता निकालने लगा। कोमलता से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का प्याला ओष्ठों से लगाया, जैसे यह उसका दैनिक क्रम हो। तुम वापस आ गए हो। सिंह साहब की स्वर खोखली थी, जैसे उन्हें विश्वास न हो कि यह वही विक्रम है जो 3 वर्ष पूर्व पलटकर देखने तक तैयार न था। विक्रम ने अनिच्छा से चाय का घूंट लिया और पूरी सहजता से बोला, आ भी चुका हूं और जा भी रहा हूं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर। यह सुनते ही सुनीता जी के चेहरे का रंग लाल हो गया। वह तुरंत सीधी होकर बैठी। आंखों में क्रोध की तीव्र ज्वाला थी। कोई आवश्यकता नहीं। वह कटुता से बोली, जब 3 वर्ष तक तुमने मुड़कर नहीं देखा, तो अब मेरी भतीजी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। विवाह विच्छेद दो, उसे और हमारा साथ छोड़ो। विक्रम का हाथ चाय के प्याले पर रुक गया। अगले ही क्षण पूरी भोजन मेज जोरदार ध्वनि के साथ पलट चुकी थी। चाय के बर्तन जमीन पर गिरे, थालियां टूटीं और नाश्ते की वस्तुएं चारों ओर बिखर गईं। सुनीता जी भय से अपनी जगह पर जम गईं। उनकी श्वासें अटक गईं और आंखों में अपार दहशत थी। मैं वह 10 वर्ष का विक्रम नहीं जो तुम्हारी मार और तुम्हारी गरज से डर जाए। उसकी स्वर इतनी गूंजदार थी कि पूरी सिंह हवेली थर्रा उठी थी। मैं वह विक्रम हूं जो अब 28 वर्ष का हो चुका हूं, जो तुम्हें पल भर में मसल कर रख देगा। सुनीता जी के हाथ कांपने लगे। उनके ओष्ठ हल्की सी कंपकंपी के साथ खुले, लेकिन कोई शब्द बाहर न निकल सका। सिंह साहब ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम का बाजू थामा। विक्रम, यह क्या दुर्व्यवहार है? विक्रम ने एक झटके में अपना बाजू छुड़ाया और खड़ी नजरों से उन्हें देखा। दुर्व्यवहार उसकी स्वर विष से भरी थी। दुर्व्यवहार तो तब होता जब मैं चुपचाप तुम लोगों की बात मान लेता, अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर चला जाता। सिंह साहब ने असहाय दृष्टि से सुनीता की ओर देखा, जो अभी तक स्तब्ध बैठी थी। उनका चेहरा विक्रम के क्रोध के समक्ष पीला पड़ चुका था। अब जो होगा मेरे ढंग से होगा। विक्रम की स्वर धीमी लेकिन गूंजदार थी। मैं अपनी पत्नी को विवाह विच्छेद नहीं दूंगा और न किसी के कहने पर उसे त्यागूंगा। यह कहकर उसने एक दृष्टि कांपती सुनीता जी पर डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से निकल गया। पीछे केवल सिंह साहब की गहन सांसें और सुनीता जी की असहायता बची थी। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। अपने व्यक्तिगत सहायक के माध्यम से उसने 15 दिनों के अंदर अंदर सभी मामले निर्धारित कर लिए। अपनी पत्नी और पुत्र का पासपोर्ट वीजा सब बनवाया और उन्हें लेकर न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान कर गया। प्रिया ने बहुत विरोध किया। वह बहुत सुबकी। उसने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया था कि वह नहीं जाएगी। जब उसे 3 वर्ष पूर्व त्याग दिया गया था, तो अब लौटकर वह व्यक्ति क्यों आया? अब क्यों अधिकार जताने लगा? किस बात की धमकी देने लगा? लेकिन वह विक्रम था जिसने न पहले कभी किसी की सुनी थी और न अब। जब न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में प्रवेश किया तो पूरा अपार्टमेंट मौन की चपेट में था। प्रिया छोटे से आर्यन को संभालने में व्यस्त हो रही थी, जो उसकी गोद से निकलने के लिए मचल उठा था। उसने बिना कुछ विचार किए अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। वह अपरिचित स्पर्श को अनुभव करके एक बार फिर बिलख पड़ा तो विक्रम ने उसे कठोर दृष्टि से घूरा था और क्रोध से बोला, तुम्हारी मां ने कभी मुझे इतना व्यथित नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। पिता हूं तुम्हारा। उसकी स्वर में वही रूखापन था। लेकिन यह सुनते ही आर्यन पल भर के लिए मौन हो गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। फिर अगले ही क्षण उसने अपने छोटे से हाथ का तमाचा जोर से उसके गाल पर जमा दिया, जैसे अपनी सारी अलगाव का प्रतिशोध ले रहा हो। फिर उसे न जाने क्या हुआ कि उसने अपने पिता के गाल पर अपने गीले ओष्ठ रख दिए। आर्यन, जिसकी इस प्रतिक्रिया पर प्रिया ने घूर कर उसे देखा, मन ही मन झल्लाकर बोली, पिता का चाटुकार
जबकि विक्रम उसे तुरंत ही अपनी बाहों में भर चुका था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन उसने प्रिया की ओर अपने कदम अभी तक नहीं बढ़ाए थे। वह उसे समय दे रहा था। आज भी एक साधारण सा दिन था। प्रातः से वह आर्यन को संभालने में व्यस्त थी, जब अचानक विक्रम घर के अंदर प्रवेश किया। हाथों में पुष्पों का गुच्छा और केक लिए वह सीधा अपने कक्ष में गया, जहां उसकी पत्नी उसके पुत्र को संभाल रही थी। वहां उसने तुरंत ही आर्यन को बहुत स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श को अनुभव करते ही आर्यन शांत हो गया और उसके कंधे से सटकर अपनी मां को देखने लगा। अगले ही क्षण आर्यन को गोद से उतारकर बिना कुछ बोले विक्रम घुटनों के बल उसके समक्ष बैठ गया और पुष्प अपनी पत्नी की ओर बढ़ाते हुए उसने अपनी सारी जिद, अपना सारा अभिमान त्याग दिया। भूतकाल को किसी गहन स्वप्न की भांति भुलाकर उसने वह पुष्प उसके चरणों में रख दिए और गीले स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं। केवल एक क्षमा का शब्द तुम्हें मेरी ओर मोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने शिशु के लिए इस संबंध को एक अवसर देना चाहता हूं। तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। वह एक पल के लिए रुका। आंखों में हल्की चमक के साथ उसने आर्यन को देखा। देखो ना, हमारा आर्यन कितना एकाकी है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूं। प्रिया उसकी बात सुनकर एकदम लज्जित पड़ गई थी। कहने को तो उसके पास कई शिकायतें थीं, लेकिन उसके ओष्ठ मौन हो गए। उसकी दृष्टि अपने पुत्र पर गई, जो अपने पिता के कंधे से सटा, अब गहन निद्रा में सो चुका था। यही एक अवसर था जब प्रिया हार गई थी। निश्चित रूप से उसने 3 वर्ष बहुत पीड़ा में व्यतीत किए थे, लेकिन वह अपने 1.5 वर्ष के शिशु के लिए सब कुछ भूल गई। एक मां की ममता उमड़ उठी और उसने तुरंत वह पुष्प उठाकर एक ओर रख दिए और विक्रम की छाती से सट गई। यह उसका उत्तर था कि वह एक नई जीवन के लिए तैयार थी। और फिर विक्रम ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी प्रिया ने नहीं की थी। वह उसे सिर माथे पर रख चुका था, अपनी हर भूल की, हर रात्रि क्षमा मांगता था, और अब प्रिया भी उसे क्षमा करके